आज हमारा विजिट है नेशनल नेशनल म्यूजियम पाकिस्तान का, विच इज़ लोकेटेड इन कराची बंस गार्डन के अंदर। नेशनल म्यूजियम ऑफ कराची वाज एस्टैब्लिश्ड, नेशनल म्यूजियम पाकिस्तान इन कराची वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1950-51, लेकिन उसकी लोकेशन चेंज होती रही है 50s के अंदर। इफ वी ऑल नो दैट कराची वाज द कैपिटल ऑफ पाकिस्तान, तो इस वजह से यहाँ पे नेशनल म्यूजियम बनाया गया। पहले वो फ्रेयर हॉल, फिर दूसरी जगह पे होते होते यहाँ पे जो करंट बिल्डिंग है इस लोकेशन पे वो 1970 में आके यहाँ पे प्रॉपर तरीके से यहाँ पे शिफ्ट हुआ है, और बहुत ही बड़ी फैसिलिटी है। इसके साइड में गार्डन्स भी बहुत हैं, इसका ऑडिटोरियम भी है और इसकी गैलरीज हैं। इसके 2 फ्लोर्स हैं, ग्राउंड प्लस 1, और वो जो कि उसके अंदर बहुत सारी जितनी भी कलेक्शन है, तकरीबन 90-95% ओरिजिनल कलेक्शन है, जो कि पाकिस्तान की मुख्तलिफ जगहों से हमें मिली है और बहुत सारी जगहों से हमने मिला है। और इसके जो गैलरीज हैं वो स्टार्टिंग फ्रॉम द फर्स्ट फ्लोर लेफ्ट से शुरू होती हैं, प्री हिस्टोरिक से, फिर प्रोटो हिस्ट्री, और फिर हिस्टोरिक पीरियड, और फिर मुस्लिम पीरियड, और फिर गंधारा आर्ट की गैलरी है, बुद्धिस्ट आर्ट की है। वहाँ से घूमते हुए फिर आप आगे आएँ तो फिर वो मुग़ल एरा, सल्तनत पीरियड और मुस्लिम पीरियड, और फिर कुरानिक गैलरी है एक। कुरानिक गैलरी के अलावा फिर नीचे आएँ तो इस्लामिक पीरियड की गैलरी। तो मुख्तलिफ गैलरीज हैं जिसका हम अभी आप विजिट करेंगे। अभी हम शुरू होने वाला हमारा विजिट स्टूडेंट्स के साथ आए हुए हैं। माई सेल्फ डॉक्टर मोहम्मद मोइज़ खान, आई एम currently serving as in charge of the history department, University of Karachi. So I'll be taking you to the tour of all these places and all these artifacts, और इस तरह से हम इसको आज देखते हुए चलेंगे। Hope you will enjoy and learn. Thank you. Talk about that prehistoric. Can anybody recall the definition of prehistoric? Very good. Before the recording of history, that is the prehistoric era. Prehistoric era is mostly based upon cultural records, archaeological records, and the records of the other human activity and culture. And now this is what we have over here. If you see, this gallery starts from the prehistoric. That is the chronological time scale. The earliest part is the prehistoric. Prehistoric में भी बहुत लंबी एक डिवीजन है। नियोलिथिक एरा, उससे पहले है मेसोलिथिक एरा, उससे पहले है पैलियोलिथिक। नियोलिथिक न्यू स्टोन एज, लिथ का मतलब होता है स्टोन, मेसोलिथिक इज मिडिल स्टोन एज, एंड पैलियोलिथिक इज ओल्ड स्टोन एज। उससे पहले फिर दूसरे जियोलॉजिकल टाइम स्केल पे चले जाते हैं हम लोग। बी क्वाइट क्लास। अच्छा, द स्टार्ट ऑफ द ह्यूमन सिविलाइजेशन इज व्हेन the human beings started take care of each other. The earliest recorded and evidence-based evidence of civilization is when a femur bone was broken of a human being. However, that was joined back together, it healed, and after that injury, many years later, that human being died. This is an evidence of the fact that the other human beings around him took care of that person. That is the beginning of the civilizations. That we cannot leave this person. Usually, in the nature, what happens? अगर किसी को चोट लग गई, किसी जानवर को, let's say हिरन को, या घोड़े को, या शेर को, तो दूसरे do not have the capacity to take care of that. वो छोड़ के चले जाएंगे, वो मर जाएगा भूखा। इंसानों में भी पहले यही होता था, लेकिन that healed, broken and healed femur is the beginning of civilization. और उसके बाद we started to develop further tools. These are Mesolithic and Paleolithic, and then आगे जाके हमारे Neolithic era के New Stone Age के tools आएंगे। ये मुख्तलिफ stones हैं which were suitable for making tools. इसमें सबसे ज्यादा जो होता है वो होता है फ्लिंट, FLINT. फ्लिंट इज द मोस्ट सूटेबल, और आप लोगों को अंदाजा नहीं है कि वो कितने शार्प होते थे। वो इतने शार्प होते थे कि यू कैन इजीली कट ऑफ योर हेयर, यू कैन शेव योर फेस, शेव योर हेड विद दैट। इतने शार्प होते थे, और वो स्किनिंग भी, जानवरों की स्किनिंग भी उस स्टोन टूल से करते थे। ये तो खैर पैलियोलिथिक और मेसोलिथिक एरा की रॉ फॉर्म है, और वो इस तरह से चॉप के थ्रू यूज होते थे, बाद में रिफाइन होते हुए गए। अब ये स्टोन टूल इज अराउंड 500,000 ईयर ओल्ड। दैट इज पैलियोलिथिक एरा। पैलियोलिथिक पुराना टाइम पीरियड है। मोरगा, रावलपिंडी पंजाब का ये यहाँ की फाइंड है। मोस्ट ऑफ द फाइंड्स वी हैव ओवर हियर इन नेशनल म्यूजियम आर फ्रॉम पाकिस्तान। बी क्वाइट क्लास। पाकिस्तान होल्ड्स वन ऑफ द ओल्डेस्ट हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स इन द वर्ल्ड। होमोनिड या ह्यूमनाइड्स जो
हमारी जो एवोल्यूशन कभी सुना होगा और एस्ट्रोलोपिथिकस और नियांडरताल, उसमें अर्लीस्ट जो ह्यूमन फॉसिल्स हैं वो पाकिस्तान के अंदर मिले हैं, और वो है, अगर यहाँ पे कहीं नजर आता है तो मैं आपको दिखाऊंगा, वो 4.5 मिलियन ईयर्स ओल्ड है रामापेथिकस, जिसमें लोअर जॉ मिला है जिसको मैंडिबाल कहते हैं आप, वो हमें सोन वैली पोटोहार के पास से मिला है। चलें आगे चलें, ये वही स्टोन टूल्स एंड डिफरेंट रिक्वायर्ड पीछे, दिस इज, थोड़ा सा जगह देते हुए चलें, डिस्प्ले छोड़ते हुए चलें बच्चों के लिए। ओके, दिस इज अ डिपिक्शन ऑफ हाउ दे वर यूज्ड टू बी मेड। थोड़ा सा वाइडर कर दें क्योंकि हम डिस्प्ले टू डिस्प्ले मूव हो गए तो। ओके, ये इसके अंदर जो ऊपर जो प्लेटफॉर्म पे रखा हुआ है ना, ये है कोर। कोर क्या होता था? एक बहुत बड़ा सा पत्थर लेके जब उस पे वो चिप ऑफ करते थे ना, उसके चिप ऑफ करने के बाद जो चीज बनती थी वो कोर है, जो बचती थी। ये कोर किसी काम का नहीं है, लेकिन अगर आप इसके कोर पे देखें तो साइड में पूरे पूरे चिप ऑफ हुए ब्लेड्स, ठीक है, कोर है ये। आगे बढ़े, ये वाला जो डिस्प्ले है इसके अंदर एक्चुअल ब्लेड नजर आ रहे हैं। यू कैन टेक पिक्चर्स ऑफ दिस। इसमें ब्लेड्स, एक्चुअल ब्लेड्स हैं, और पीछे ये दूसरे ये कोर बचे हुए हैं और कुछ ब्लेड्स हैं वहां पे ऊपर, ज्यादातर ऊपर कोर है, ये ब्लेड्स हैं, फाइन रिफाइंड ब्लेड्स हैं। हमारे यहाँ कराची के अंदर भी है, मिले हैं 5000 ईयर ओल्ड और 6000 ईयर ओल्ड। यहाँ पे मैं खुद भी विजिट किया था 20 इयर्स बैक। ये जो गिडानी शिपरैक के पास है ना, गिडानी बीच के पास, वहां पे वी हैव स्टोन टूल एक्टिविटी 5-7,000 ईयर्स बैक। और सिंध के अंदर एक इलाका है रोड़ी हिल, खैरपुर के पास रोड़ी, वहां पे भी बहुत बड़ी एक्टिविटी है फ्रेंड्स की। चलें आगे चलें। ये न्यूलिथिक कह रहा है, इसके अंदर अदर देन स्टोन भी चीजें शुरू हो गई थी, जैसे बोन्स, जैसे आपका वुड और दूसरी चीजें मिला के चीजें शुरू कर दी इन्होंने। और क्ले समझते हैं आप लोग, मिट्टी के जो बर्तन और चीजें बनाए जाते हैं, तो इसके अंदर आपको बीड्स मिलेंगे, दूसरी चीजें मिलना शुरू हो जाएंगी सारी की सारी। और इसमें ज्वेलरी और नेकलेसेस शुरू हो गए यहाँ से। आगे बढ़े, ये पॉटरी है मुंजोदड़ो। मुंजोदड़ो इज अराउंड 4000 years old, 4500 years old, 25 BC, 2500 BC। Class, you are going to lose in report। ये पॉटरी का टाइम पीरियड आ गया है, और इस टाइम पीरियड में पॉटरी शुरू हो चुकी है। और ये प्रॉपर पॉटरी है, व्हील थ्रोन पॉटरी। वो बड़ी लंबी स्टोरीज हैं कि व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स। दो किस्म की पॉटरीज होती हैं। अर्लीस्ट होती थी हैंड पिच्ड। हैंड पिच्ड क्या होता था? आपने मिट्टी का वो एक लंप लिया और उसको हाथ से बढ़ा दिया। और एक व्हील थ्रोन होती है, व्हील थ्रोन जो घूम रही होती है और उसको आप हाथ रखते हैं तो ऑटोमेटिकली शेप बन जाता है। तो ये व्हील थ्रोन पॉटरी है, विच इज मोर एडवांस देन द हैंड पिच्ड। ओके, दीज आर मल्टीपल। अच्छा लिसन, ये मोंजोदड़ो नहीं था, ये मेहरगढ़ था। लिसन, बी क्वाइट। मेहरगढ़ इज ओल्डर देन मोंजोदड़ो। एक पूरी स्टडी उसको कहते हैं बलोचिस्तान सीक्वेंस। मोंजोदड़ो निकला है मेहरगढ़ से। मेहरगढ़ एक्चुअली मेड इट हैपन। मेहरगढ़ की सिविलाइजेशन मोंजोदड़ो पहुंची है ज्यादा एडवांस होके। और मेहरगढ़ इज नियर सिप्पी, बलोचिस्तान, और सिंध और बलोचिस्तान के बॉर्डर पे है। ये भी सारा मेहरगढ़ है। मेहरगढ़ is up until today is the oldest city ever found in the world. इधर this is depiction of different motifs और बनाए इन्होंने। और इसके अंदर एक आप देख रहे होंगे फीमेल फिगरीन, आपको बहुत नजर आएगी। फीमेल फिगरीन जो है ये एंशिएंट वर्ल्ड में, प्री हिस्टोरिक टाइम्स के अंदर ये बहुत सिग्निफिकेंट होता था, क्योंकि फीमेल ऑफ एनी स्पीशी इन द एनिमल वर्ल्ड इज लिंक्ड विद, बी क्वाइट पीछे, इज लिंक्ड विद फर्टिलिटी एंड द गिवर ऑफ लाइफ। तो बिकॉज ऑफ दैट द कॉन्सेप्ट ऑफ प्रेइंग टू अ मदर गॉडेस बिकेम वेरी वेरी क्लियर टू द पीपल के भाई गिवर ऑफ लाइफ, लाइफ कम्स आउट ऑफ अ फीमेल। तो उससे इन्होंने ह्यूमन फीमेल फिगरीन को मदर गॉडेस, इसको हम लोग आज मदर गॉडेस कहते हैं,
क्योंकि these are the most abundantly find figurines all across Mehergarh, all across another. There is another one. बीच में आमरी है, आमरी आगे लगा हुआ एक डिस्प्ले, वो सेवन से पहले रास्ते में आता है। और वहाँ से फिर मुंजोदड़ो में भी यही फिगरीन मिलती है हमें, जिसको हम कहते हैं मदर गॉडेस। ये सबसे ज्यादा अबंडेंटली ये हर घर के अंदर मल्टीपल है। तो वी बिलीव दैट दे यूज्ड टू प्रे टू हर फॉर फर्टिलिटी, फॉर बर्थ, फॉर एवरीथिंग। अच्छा, ये भी मेहरगढ़ का ही है, इसको मैं स्किप कर रहा हूं। ये सराई कोला is actually contemporary to the मेहरगढ़। ये आमरी है, आमरी इधर पीछे रिक्वायर्ड क्लास। आमरी सबसे ज्यादा मुझे दुख होता है कि आमरी इज ऑलमोस्ट ruined today because of the human inhabitation over there। आमरी हाईवे के बिल्कुल साथ एडजेसेंट है और ये तबाह हो चुका है ऑलमोस्ट। लोगों के घर यहाँ पे बन गए। ये जो मैंने 2-3 दफा विजिट किया है, अब तो जो हमने 20-25 साल पहले किया था आज के मुकाबले में वो जीरो हो गया, बिल्कुल उसके मुकाबले में आज यहाँ पे खत्म हो गया। बहुत बुरा हाल है आमरी का। कुछ चीजें जो बची हुई वो ये है, आमरी से फिर मेहरगढ़ से पहुंचे आमरी, आमरी से पहुंचे मुंजोदड़ो। अब आगे चले। ओके, ये जलीलपुर पंजाब। आगे चलते रहे, नेक्स्ट अगली मुंजोदड़ो। कोट जी इधर क्लास। आप में से कोई स्टूडेंट सक्खर का है? सक्खर, खैरपुर सक्खर, खैरपुर सक्खर का स्टूडेंट है कोई? आपके खैरपुर के कोट डीजी का किला का नाम सुना? कोट डीजी। ये कोट डीजी के सामने साइड से वहां पे कोट डीजी जो खैर आखिरी, हाँ यस, खैरपुर के जो मीर थे उनका फोर्ट है। ये फोर्ट की नहीं है, फोर्ट के करीब है, सामने एक साइड है वहां से। नेक्स्ट गैलरी। ओके, यही। अच्छा, ये दिस होल गैलरी इज डेडिकेटेड टू मोहनजोदड़ो एंड हड़प्पा। मोहनजोदड़ो एंड हड़प्पा, these are two sites which are parallel to each other। और कहते ही हैं कि मोहनजोदड़ो लिटिल बिट ओल्डर है, हड़प्पा इज लिटिल बिट न्यूअर है कंपैरेटिवली, लेकिन एट वन टाइम दे बोथ एग्जिस्टेड। These are the let's say you can call them the New York of that time, you can call it a London of that time, you can call it a Tokyo of that time, you can call it a Karachi of that time। Those were the most modern cities across the world। For example, those cities, Mohenjo-daro and Harappa, were the first earliest cities in the world which had proper grid pattern based town planning। They had 90-degree angle streets, small streets leading to the main streets, and main street was obviously wider than the smaller streets, and the houses that were constructed, it is debated, and archaeologists have found evidences that those houses were multi-stories, in some cases 2 to 3 stories buildings। 4,500 years ago that was almost impossible and unthinkable in another part of the world। Secondly, Mohenjo-daro and Harappa, they were the first cities in the world which had covered drains। For example, they knew the value of sanitation and cleanliness। Covered drains with tiles. If you go to Mohenjo-daro today, you will find them। Then, Mohenjo-daro is the first city in the history of the mankind across the world which had a waterproof building, the first swimming pool kind of a building, which is known as the Great Bath। I don't know how many of you have visited Mohenjo-daro, and अगर अपने स्कूल के लाइफ में कभी विजिट किया हो, so there is a huge place which is known as a Great Bath, which actually depicts exactly the structure of a modern day swimming pool। A staircase going down from one place, and it is and going deeper and deeper, and shallow from one end and the deeper in the other end, and it's an amazing architecture। That's what the first evidence in human history where we have a use of bituminous compound। Bituminous compound is a black tar compound which actually prevents water from seeping through। So remember that all of you, all of us, the people of this region, the subcontinent region, we are the descendants of the most modern civilization in the world and the first modern civilization in the world। So what we think that Eastern people are backwards, actually that is not the case। 4,500 years ago, Europeans were backward compared to us। We were the civilized people।
be new, and there are so many other things. So now this is the display showing the mother goddess. These are the display showing different decoration pieces. Acha. Another thing, this was the time period when the bronze started. This is called Bronze Age. You probably have heard about it in the Bronze Age, Copper Age, Iron Age. Those ages depicts the use of that metal by human beings. So this is a Bronze Age. तो Bronze Age में if you see this is a mirror. जो सेंटर में रखा हुआ है ना वो मिरर है, और ये मुख्तलिफ बैंगल्स वगैरह हैं सारे, तो ये सब वहाँ पे उन्होंने बनाने शुरू कर दिए थे. These are toys. Terracotta toys. Terracotta is a kind of a अंदर आ जाए बच्चों. टेराकोटा हैं ये, और टेराकोटा ये क्ले से बनी हुई होती हैं. ये टॉयज हैं, ये बहुत ही कॉमन है. अच्छा, इंटरेस्टिंगली, आई डोंट नो हाउ मेनी ऑफ यू हैव सीन, इधर आज भी पाकिस्तान के अंदर ये वाले टॉयज मिलते हैं मट्टी के, एज इट इज. गांवों में आज कराची के जो छोटे इलाके हैं, जो लो इनकम हाउसिंग सोसाइटीज हैं, वहां पे आज भी इसी तरीके से एग्जैक्टली सेम क्ले और टेराकोटा आपको टॉयज मिलते हैं बच्चों के लिए. मैंने अपने बच्चों के लिए खरीदे हैं स्पेशली, क्योंकि इट इज अ ट्रेडिशन, 5000 ईयर ओल्ड ट्रेडिशन ऑफ दिस एरिया. अच्छा, आई डोंट नो यू हाउ मेनी ऑफ यू आर फेमिलियर विद दिस. दिस इज किंग प्रीस्ट. King Priest is probably the most famous statue of the ancient world. पीछे क्लास, आगे आ जाएं आप लोग, और everybody pay attention towards me. King Priest का जो साइज है वो एक्चुअल यही है. ये एग्जैक्ट रेप्लिका है, और ये स्टोन का बना हुआ है. इसकी 2-3 चीजें हैं इंपॉर्टेंट. एक तो अर्लीस्ट डिपिक्शन ऑफ वो है अजरक. इसने एक चादर अपने सीने पे लपेटी हुई है, उसको कहते हैं कि ये अजरक से डिपिक्शन है. तो अजरक इज अ ट्रेडिशन ऑफ 5000 ईयर ओल्ड ट्रेडिशन इन दिस एरिया. सॉरी, ओके. ये मोहनजोदड़ो इंडस वैली सील्स हैं. सबसे बड़ी मिस्ट्री आज तक ये है कि ये सील्स क्या हैं. ये सील्स करेंसी हैं, ये सील्स कम्युनिकेशन है, ये सील वैल्यू है, क्या है कुछ नहीं पता. सील्स के ऊपर एक बहुत बड़ी स्टडी हुई हुई है. इनमें बहुत बड़े दुनिया के एक आर्कियोलॉजिस्ट का नाम है मार्क कनोया. वो आज भी आते हैं यहाँ पे, काम करते हैं पाकिस्तान के अंदर, और वो ऑलमोस्ट रेगुलरली पाकिस्तान आते हैं. और अभी भी कुछ अर्से पहले उन्होंने यहाँ पे म्यूजियम के अंदर, नेशनल म्यूजियम के अंदर उन्होंने एक प्रेजेंटेशन दी थी. और ये रेप्लिकाज हैं, ये स्टोन की भी हैं, ये क्ले की भी हैं, मुख्तलिफ मटीरियल की, और यही इनके एग्जैक्ट साइजेज हैं. छोटी भी हैं, बड़ी भी हैं, छोटी सील्स हैं, टैबलेट्स भी हैं. और ये बहुत ही सिग्निफिकेंट है, क्योंकि प्रॉब्लम यह है कि आज तक वी आर अनएबल टू रीड दिस लैंग्वेज. ये क्या कह रहे हैं हमें नहीं पता. ये सील्स ही हैं. अच्छा, इनके ये वाले पॉट्स डिफरेंट हैं. ये पॉट्स हैव दे डू नॉट हैव अ बेस टू स्टैंड. तो इट इज एक्चुअली अ सपोजिशन के ये जमीन के अंदर गाड़ देते थे इनको, ताकि ये टॉपल ना करें, क्योंकि हर जगह मट्टी थी ना जमीन. ये भी सील्स है मोहनजोदड़ो की. एक्सप्लेनेशन मैंने अच्छी खासी कर दी आपको. कुछ टैबलेट्स हैं. ये कुछ चीजें हैं जो कि उसकी बनी हुई हैं. कुछ स्टोन की हैं और कुछ बोन्स की हैं. ये जो लार्ज एनिमल्स होते थे ना, आज भी आपके कंगे उसके बनते हैं, बोन्स के. और ये जो बड़े जानवरों के जो हॉर्न्स होते हैं ना, बुल हॉर्न्स, उसके ग्लास बनते, जग्स बनते हैं आज भी. और ये वो ट्रेडिशन है जो कि हमारी हजारों साल से है. ये डिफरेंट चीजें हैं इसके अंदर. ओके, ये ब्रॉन्ज वाला आ गया. ब्रॉन्ज टूल्स हैं सारे यहाँ पे. ब्रॉन्ज टूल्स हैं यहाँ पे. और बीच के अंदर एक छोटा सा स्टैचू रखा हुआ है. उधर से जाके बनाओ सामने से, यहां से नहीं बनेगी. कैन यू सी दैट स्टैचू? आप लोगों को किसी को पता है ये स्टैचू का नाम क्या है? दिस इज द सिंबल ऑफ मोहनजोदड़ो एंड द इंडस वैली सिविलाइजेशन. ये एक लड़की का स्टैचू है, और इसको कहते हैं द डांसिंग गर्ल. ये सबसे ज्यादा
बड़ा सिंबल है इंडस वैली का, ईस्टर्न सिविलाइजेशंस का, इंडिया का, पाकिस्तान का, सब चीजों का। ये ब्रॉन्ज स्ट्रक्चर है, ब्रॉन्ज का बना हुआ है, साइज इसका यही है जो लगी हुई है। और इसके तकरीबन को 21 बैंगल्स पहने हुए इसने इस हाथ के ऊपर, 21 या 23 बैंगल्स पहने हुए। और वो बैंगल्स आज भी थरपारकर की औरतें पहनती हैं, आप लोगों को अगर पता हो तो। थरपारकर के अंदर औरतें यहाँ से यहाँ तक पूरे बैंगल्स पहनती हैं। बैंगल्स उनके यहाँ तक नहीं होते, यहाँ से शुरू होते हैं हाथ ऊपर से, मतलब बाइसेप से, और वो आज भी उसी तरह से पहनती हैं जैसे ये डांसिंग करने पहना हुआ है। तो वी कैन ऑल्सो सी कंटिन्यूएशन ऑफ दैट। आगे चलें, आगे चलें। अच्छा, ये कुछ वेट्स हैं, मेजरमेंट्स एंड वेट्स हैं। ये जो मार्केट में मेजरमेंट्स और वेट्स होते हैं, ये उससे लिंक्ड है इसका ताल्लुक। आगे ये क्या चीज है? ये स्टोन रिंग्स हैं फॉर इंडस्ट्रियल पर्पस। इसके अंदर कोई ग्राइंडिंग की चीजें हैं, कलर ग्राइंडिंग है या कुछ और ग्राइंडिंग है। यहाँ पे जो सब चाहेंगे कि यहीं आ जाए, इसी चल रहा है यहाँ पे। ओके, तो ये है आगे, ये लाइफ इन मोहनजोदड़ो का डिपिक्शन उन्होंने बनाया हुआ है, रिकंस्ट्रक्ट किया है कि कैसी लगती होगी। इट वॉज नियर द रिवर बैंक ऑफ रिवर इंडस, बैंक ऑफ रिवर इंडस। अच्छा, जरा इधर आए, ये क्लास हियर, ये एक चीज है विच इज अर्थवेयर जार्स। ये अर्थवेयर जार्स का साइज आप देखिए, इट शोज के ये बहुत बड़े एरिया को और बहुत ज्यादा लोगों को कवर करते होंगे। उसके अलावा एक इंटरेस्टिंग पॉइंट बताऊं आपको कि हड़प्पा के अंदर, प्लीज क्लास इधर सुने, हड़प्पा के अंदर वी हैव फाउंड dead bodies buried inside these jars. In Mohenjo-daro, we do not find dead bodies buried, so we do not find any cemeteries or graveyards. But in Harappa, we do. और earliest जो before the grave burial, they used to bury their deads in large jars. और इससे भी बड़े बड़े जार्स होते हैं। इसके अंदर वो जो एक वोम पोजीशन होती है ना बॉडी में, यूं करके कि आपकी कोनियां अंदर और नीज ऊपर पेट की तरफ, उस वोम पोजीशन के अंदर डेड बॉडी को फोर्स करके उसके अंदर डाल के जमीन में गाड़ देते हैं। तो बरियल कल्चर के हमें इंडस वैली में मिलता है, लेकिन इन हड़प्पा, नॉट इन मोहनजोदड़ो। नेक्स्ट, ये वही टॉयज और मुख्तलिफ गेम्स हैं। आगे बढ़े, नेक्स्ट चलें। अगली गैलरी में जा रहे हैं हम, अगली गैलरी में जा रहे हैं। नेक्स्ट, इनको डिस्प्ले बना लेना सबका, जगह दे। अच्छा, I personally have seen इधर ग्रेन्स, 4,500-5 हजार साल पुराने प्रिजर्व ग्रेन्स वहां पे अवेलेबल थे। 4,500-5 हजार साल पुराने ग्रेन्स, ये उसके कुछ हैं। और वो मैंने खुद भी देखे दीवारों अंदर से कुछ जगहों पे। ये वही जार्स एंड डिफरेंट टैबलेट्स, वेट्स, सील्स और ज्वेलरी, ये डिफरेंट टॉयज हैं। और ये कॉपर टूल्स हैं। आई विल नॉट कॉल देम वेपन्स बट टूल्स। और ये ऊपर डिफरेंट पर्पसेस के बर्तन वगैरह भी हैं। चलें नेक्स्ट गैलरी। ओके क्लास, ये गंधारा आर्ट है। गंधारा क्या है, मैं आपको थोड़ा सा क्रैश कोर्स दे रहा हूं बुद्धिज्म की हिस्ट्री के अंदर। बुद्धिज्म और बुद्धा, जिसका नाम सिद्धार्था था, was a Hindu prince, born as a Hindu prince, became rebel to the Hindu religion and started his own teaching system which is known as the Buddhism. That is around 600 BC. 600 BC का मतलब है आज से 2600 साल पहले। उस टाइम के ऊपर बुद्धा was just a teacher, as a great teacher। उसके अंदर कोई खुदा का कॉन्सेप्ट नहीं, लाइफ का कॉन्सेप्ट था, अच्छाई का कॉन्सेप्ट था। बुद्धा ने बहुत तपस्या की, या जिसको आप कह रहे हैं कि मेडिटेशन किया, बहुत टाइम गुजारा। सही सालों के बाद उनको रेवलेशंस हुई हैं। और वो रेवलेशंस जब हुई तो उसके बाद उन्होंने टीचिंग्स दी हैं 8 नोबल फोल्ड पाथ्स और 4 रियलिटीज। वो आई एम नॉट गोइंग टू गो इनटू डिटेल्स। उसके बाद क्या हुआ कि बुद्धिस्ट जो थे वो बढ़ने लगे बुद्धा की टीचिंग से। और वो सारे कौन थे?
वो थे जो हिंदुइज्म से कन्वर्ट होके बुद्धिज्म की तरफ आ रहे थे, और बुद्धिज्म की तरफ जब लोग आने लगे तो हिंदुइज्म गॉट थ्रेटेंड। हिंदुइज्म ने रिएक्शनरी उन पे अटैक किया, दबाया, ये सारे चले गए पहाड़ों पे। और पाकिस्तान, इंडिया, अफगानिस्तान, नेपाल, ये जो पूरा रीजन है, इस पूरे रीजन के अंदर, नॉर्दर्न इंडिया के अंदर ये फैल गए, और इन्होंने जाके अपने जो टीचिंग्स थी बुद्धा की उनको सरवाइव किया, मेंटेन किया। फिर डिफरेंट बुद्धिस्ट काउंसिल हुए डिफरेंट टाइम्स के अंदर। उसके अंदर थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल इंपॉर्टेंट है, जो कि अशोका दी ग्रेट ने कराई थी। इफ यू रिमेंबर, ऑल ऑफ यू प्रोबेबली हैव हर्ड द नेम अशोका। अशोका जो टाइम पीरियड है, दैट इज अराउंड 250 BCE, 200, मतलब बुद्धा के 300 साढ़े 300 साल के बाद। थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल के बाद बुद्धिज्म की प्रेयर्स के लिए, बुद्धिज्म की सेरेमनीज के लिए अशोका ने सैंक्शन किए थे स्टूपास। नाम सुना है कभी आपने स्टूपा? स्टूपा इज अ बिल्डिंग, अ काइंड ऑफ अ डोम बिल्डिंग, जिसके ऊपर 7 लेयर्ड बना होते जो कि 7 आसमानों को डिपिक्ट कर रहा होता है। और वो मैं दिखाता हूँ, ये रहा स्टूपा, दिस इज अ स्टूपा, इफ यू कैन सी द रेप्लिका बनाया हुआ है इन्होंने। और ये तख्तबाई में स्टूपा है। तख्तबाई पेशावर के पास एक जगह है, और तख्तबाई इज फेमस फॉर, एक तो ये, दूसरा चपली कबाब की इन्वेंशन वहां हुई है। चपली कबाब के लिए तख्तबाई इज द प्लेस जहां से ओरिजिन है। तो ये स्टूपा है, इसके ऊपर ये इन्होंने पूरे 7 नहीं बनाए हुए, 6 बनाए, 7 होते हैं एक्चुअली। ओके, इसके बाद फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल के बाद बुद्धा के स्टैच्यूज बने। बुद्धा के स्टैच्यू बने हैं तकरीबन बुद्धा के मरने के 700 साल के बाद। फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल करवाने वाले आदमी का नाम था कनिष्का। कनिष्का था कुषाण डायनेस्टी का किंग, उसने फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल कराई थी। उसके बाद स्टैच्यूज बने। अब इनके स्टैच्यूज की पूरी स्टोरीज है, मैं नहीं जा रहा। कुछ 4-5 इनके मेन पोजेज हैं, भूमि पासा, मेडिटेशन पोज, ध्यान मुद्रा। ये पीछे अगर आप कहें तो ध्यान मुद्रा है, और ये सिद्धार्था है पीछे। अच्छा, बुद्धा के 2 किस्म के हैं। एक में बुद्धा बिल्कुल गरीब आदमी नजर आ रहे हैं, बिल्कुल एक फकीर, और एक के अंदर ज्वेलरी पहनी हुई। ज्वेलरी पहना हुआ वो टाइम है जब वो शहजादे थे, और बुद्धा ये जो जिसमें वो बिल्कुल फकीर बने हुए, वो बुद्धा बनने के बाद है। ये सामने सिद्धार्था का बना हुआ है, देखिए ज्वेलरी से लदे हुए हैं, मूछे ऊंचे भी बनी हुई है, हैंड गेयर भी है। और इसके बराबर में जो अगला बना हुआ है, वो वाला जो है, वो वाला साइड में, वो ध्यान मुद्रा कह लीजिए आप। ये बुद्धा का वो स्टैचू है जिसके अंदर बुद्धा अब इनलाइटेंड हो गए। अब उनको वर्ल्डली चीजें मैटर नहीं करती। और एक चीज नोट कीजिएगा, पीछे डिस्क बनी हुई है। डिस्क बताती है कि किस तरीके से ये आदमी इंपॉर्टेंट है। बहुत लंबी स्टोरीज हैं ये पुरानाज। और अच्छा, ये मेडिटेटिंग बुद्धा की है, शायद मेडिटेटिंग बुद्धा का इससे अच्छा कोई मिल गया तो मैं आपको दिखाऊंगा। दिस वन इज मेडिटेटिंग बुद्धा। मेडिटेटिंग बुद्धा की स्टोरी है कि बुद्धा मेडिटेटेड फॉर 40 इयर्स स्ट्रेट अंडर अ ट्री, और वो ट्री आज भी है। उस ट्री की एक ब्रांच हमारे यहाँ पाकिस्तान के अंदर भी है, अयूब खान के जमाने में आई थी श्रीलंका से, और वो बोधि ट्री कहलाता है। तो मेरी 40 दिन के बाद उनको रेवलेशन हुई थी, और फिर उसके बाद उन्होंने बुद्धिज्म स्टार्ट किया। नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट, ये भी बुद्धा बनने के बाद का है। ये डिफरेंट पोजेज हैं बुद्धा के। नेक्स्ट चलें, नेक्स्ट चलें। ओके, ये सारा गंधारा आर्ट है। अच्छा लिसन, गंधारा इज अ रीजन नियर टैक्सिला, पाकिस्तान के अंदर। अशोका हिमसेल्फ वाज अ गवर्नर ऑफ दिस एरिया ड्यूरिंग हिज फादर्स टाइम। इधर क्लास, अशोका के फादर का नाम था बिंदुसार, और अशोका के दादा was the founder of the dynasty, इसका नाम था चंद्रगुप्ता मौर्य। He is probably one of the greatest kings, और उसने मौर्यन डायनेस्टी की बुनियाद रखी थी। अशोका इज द थर्ड किंग। चंद्रगुप्ता मौर्य, बिंदुसार, और बिंदुसार के बाद क्या नाम है, अशोका। और अशोका वो था जो कि हिंदुइज्म से बुद्धिस्ट हो गया था। जब वो उसने शुरू किया तो हिंदू था, बाद में वो बुद्धिस्ट हो गया था। ये सारा टाइम पीरियड हुआ है। और एक जंग थी कलिंगा, उसके बाद वो हुआ था, बड़ी लंबी कहानी है। ये सारे डिफरेंट पोजेज हैं, उनके डिफरेंट फिगर्स हैं। ये सिद्धार्था है, देखें इसके अंदर वेल डेकोरेटेड विद ज्वेलरी और हेड ड्रेस भी है। मेडिटेटिंग बुद्धा यहाँ पे नहीं है, बहुत शायद आगे नजर आ जाए।
इधर गैलरी में भी उसी की एक्सटेंशन है, आई थिंक. यस. ओके क्लास, दिस इज एन एक्सटेंशन ऑफ द सेम थिंग. और यहाँ पे भी मुख्तलिफ पोजेज हैं बुद्धा के. बुद्धा के वेरियस पोजेज हैं. बुद्धा की few of the most religious sites are in Pakistan even today, और hundreds of thousands of visitors come for to visit them. इसमें तख्त भाई की जो जूलियन मॉनेस्ट्री है और सीर सूक, बीर माउंट, बहुत बड़ी बड़ी मॉनेस्ट्रीज है, बहुत पुरानी एंड ओल्ड, वहाँ पे आते हैं अभी भी. ओके, ये कुरान गैलरी है. कुरान, रिमेंबर, मैं थोड़ा सा बता दूं बैकग्राउंड है. कुरान शरीफ और कुरान शरीफ की गैलरी में यहाँ पे क्या है, यहाँ पे मैन्यूस्क्रिप्ट्स है. मैन्यूस्क्रिप्ट मतलब हाथ से लिखे हुए कुरान शरीफ. लिसन, प्रिंटिंग प्रेस वाज इन्वेंटेड इन यूरोप, गुटेनबर्ग, जर्मनी, टू बी वेरी एग्जैक्ट, 1450s. 1450s में हुआ, आज से 650 साल पहले. ऑलमोस्ट 550 साल पहले, ऑलमोस्ट 600 years ago. तो और टू बी एग्जैक्ट 500 years ago. ओके, तो वहां पे हमारे यहाँ ईस्ट में प्रिंटिंग प्रेस नहीं आई. ये मैं एक थोड़ी सी इंटरेस्टिंग पॉइंट बता दूं, ये आप लोगों के लिए वैसे जरूरी अंडरस्टैंड करने के लिए कि हम कहते हैं ना कि ईस्ट में हमारी यहाँ एजुकेशन क्यों पीछे है और वेस्ट क्यों हमसे आगे है. रिमेंबर, प्रिंटिंग प्रेस वहां 1450s में हुई. उन्होंने किताबें प्रिंट की. किताबें प्रिंट करने से क्या हुआ, किताबों की कॉस्ट कम हो गई, किताबों का नंबर बढ़ गया, आम आदमी के रीच में आ गया. हमारी यहाँ उसके अगले 400 साल तक भी हाथ से किताबें कॉपी होती रही. हाथ की किताबें कॉपी होना महंगा होता है. कुरान शरीफ के ऊपर मेन क्रिटिसिज्म आया था. लिसन, मुस्लिम वर्ल्ड और यूरोप का कनेक्शन क्या है बीच में? टर्की. टर्की के अंदर थी ऑटोमन एम्पायर. ऑटोमन एम्पायर में टाइम पे प्रिंटिंग प्रेस लेकर आए टर्किश बिजनेसमैन. वहां के मुफ्ती आजम, मुझे नाम नहीं याद आ रहा उनका, उन्होंने उस वक्त डिक्लेयर किया कि प्रिंटिंग प्रेस हराम है. क्यों? क्योंकि इसके अंदर कुरान शरीफ के जब पेजेस जाएंगे ऐसे करके और यूं करके घूम कर आएंगे और उसके ऊपर स्टैंप लगेगी तो कुरान की बेहुरमती होगी. और उन्होंने उसको डिक्लेयर किया हराम है. प्रिंटिंग प्रेस वेंट बैक टू यूरोप. और फिर मुस्लिम वर्ल्ड में प्रिंटिंग प्रेस आने में 350 साल लगे. वो जो 350 साल का जो डेफिसिट है, वो 350 साल वो लोग किताबें छापते रहे, किताबें पढ़ते रहे, किताबें सस्ती होती रही, किताबें आम आदमी को हमारे यहाँ नहीं पहुँच रही थी. तो जितने भी कुरान शरीफ आप यहाँ पे देख रहे हैं, ये ओल्ड मैन्यूस्क्रिप्ट्स हैं जो कि हाथ से. कुरान शरीफ भी सबके हाथ में नहीं था. और फिर एक और भी चीज़ थी कि कुरान शरीफ की जो ट्रांसलेशन थी वो हमारे यहाँ 1740s-50s में हुई है, वो शाह वलीउल्लाह ने जब फारसी में की थी. तो ये है. तो कुरान शरीफ के ये जो मैन्यूस्क्रिप्ट्स आपको नजर आएंगे, ये हाथ के लिखे हुए. ये भी सबके पास एक्सेस नहीं था क्योंकि बहुत महंगा होता था मैन्यूस्क्रिप्ट. ठीक है, आ जाए नेक्स्ट पे चलें. फ्रीडम मूवमेंट का जो टाइम पीरियड है, ये हम 1857 से लेकर 1940 तक का 90 ईयर्स को हम फ्रीडम मूवमेंट कहते हैं. कि जब क्या नाम है, वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस के बाद से लेकर 1947. ओके क्लास, इसके अंदर ये वो चीजें जिनको आपने थोड़ा बहुत सुना है, पढ़ा है, बल्कि पाकिस्तान स्टडीज के अंदर पढ़ेंगे भी, इधर भी अपने स्टडीज के अंदर भी. कायदे आज़म का लगा हुआ 1876 से 1948 तक का ये माइग्रेशन की पिक्चर है. इसको थोड़ा जल्दी से कवर कर लो क्योंकि स्टूडेंट्स बहुत थक चुके हैं. इधर आओ, इसमें आपको फोकस करो. ये चौधरी रहमत अली का जो नावर नेवर था ना, जिसके अंदर पाकिस्तान की डिमांड की थी, उसके बाद उन्होंने 10 अलग आज़ाद मुल्कों की डिमांड की थी. ये उसका मैप है. उसके अंदर पाकिस्तान, नासिरिस्तान, हैदरिस्तान, उस्मानिस्तान, सिद्दीकिस्तान और मोपलाइस्तान, बंगालिस्तान, ये सारे थे. 10 मिलाकर उन्होंने कहा था ये बनाओगे तो फायदा होगा, वरना सारे मुसलमान इंडिया में आज़ाद नहीं होंगे. ये उनकी किताब थी चौधरी रहमत अली की, पाकिस्तान द फादरलैंड ऑफ द मुस्लिम नेशन ऑफ इंडिया ऑफ सब कॉन्टिनेंट. ये उसके अंदर मैप छपा हुआ था. ये नावर नेवर है, लेकिन उसके बाद उन्होंने एक और मैप छापा था. ओके, ये रहा देखो, सिद्दीकिस्तान, सफिस्तान वगैरह की चौधरी रहमत अली की.
कॉजेज ऑफ इंडियन ब्यूटी सर सैयद अहमद खान की ओरिजिनल बुक जो है उर्दू में छपी थी। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग गार्ड, कायदे आजम को लेटर लिखा हुआ, खून से लिखे हुए लेटर्स, पाकिस्तान जिंदाबाद खून से लिखा हुआ, कायदे आजम मेमोरियल फंड और मुख्तलिफ जो चीज़ें पाकिस्तान की, यार वो लोगों की इमोशनल अटैचमेंट होती थी ना, उसको वो डिपिक्ट करते थे। मुस्लिम लीग का 30वां इजलास, इसको ज़रा कवर कर लो, इसकी पिक्चर ले लो, तो इसको पॉज कर लेंगे स्टूडेंट्स, इसको भी कर लेना। हाँ, वो फिर उसको पॉज करके बता वो पिक्चर। ओके, ये कायदे आजम के फादर, कायदे आजम की पर्सनल गैलरी है, कायदे आजम के फादर हैं ये जिन्ना पूंजा, मोहम्मद अली जिन्ना's youngest brother, अहमद अली with his Swiss wife एमी। ये कायदे आजम की जो सेकंड वाइफ थी रोती साकिब, कायदे आजम की पहली वाइफ दूसरी थी, उनका इंतकाल हो गया था जब कायदे आजम बाहर पढ़ने गए थे, और ये उनकी बेटी दीना, जिनका इंतकाल अभी 5-6 साल पहले हुआ है। कायदे आजम फातिमा जिन्ना, कायदे आजम इन ओल्ड एज। ये जो पिक्चर है, ये पिक्चर जो है वो बहुत मशहूर पेंटिंग है ये। इट इज अबाउट द डिफिकल्टीज ऑफ द माइग्रेशन विद द पीपल हु वर कमिंग टू पाकिस्तान। ये वो सारी चीजें हैं। इनकी जरा स्टिल्स भी ले लेना, इसकी 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 ये पाकिस्तान के डिफरेंट कल्चर्स हैं। ये बलूचिस्तान का डिस्प्ले है। लिसन, बलूचिस्तान के ये टूल्स, पुराने स्टाइल के, पुरानी ज्वेलरी, वेस्ट कोट, ये इनका इंडिजिनस बलूचिस्तान का वो है, क्या नाम है, फर्नीचर। बलूचिस्तान के अंदर नीचे बैठ के खाना खाना और उनके जो ड्राइंग रूम और उनकी जो बैठक होती है वो फर्शी नशिस्त होती है, बहुत लो। तो ये उनकी टेबल्स और बैठने के लिए उनके सोफे इसी तरह से होते थे, और उनके मेहमानों को भी जैसे बैठाते थे लोग, बड़े लोगों को भी इसी तरीके से। ये कुछ चीजें जो कि हमारे पूरे पाकिस्तान के अंदर कॉमन है, जो रोटी रखने का पंखा, स्टाइल फर्क है। ज्वेलरी, ये कुछ ज्वेलरी है जो कि स्पेसिफिक है। ये खैबर पख्तूनख्वा की स्पेसिफिक ज्वेलरी है। ये तो खैर कॉमन ही हर जगह, केपीके में भी, सिंध में भी, पंजाब में, बलूचिस्तान में भी। ये पंजाब का एक ट्रेडिशनल हाउस होल्ड है। अच्छा, इसके अंदर अगर आप एक चीज देखें, जो आदमी है उसके पास कुछ चीजें जो कि फार्मिंग टूल्स हैं, और फार्मिंग टूल्स इसलिए क्योंकि पंजाब इज द मोस्ट फर्टाइल लैंड इन द होल रीजन, पूरे इंडिया पाकिस्तान को मिला के, और इसीलिए ये मट्टी के घर हैं, कच्चे। इन्होंने दिखाए भी उसी तरीके से, क्योंकि ठंडे रहते हैं गर्मियों में। ये बहुत ठंडे होते हैं अंदर से कंपैरेटिवली, क्योंकि ये हीट को अब्जॉर्ब नहीं करते। ये सॉलिड नहीं होते, इसके अंदर बीच में काफी पोरस मटेरियल होता है, और उसके अंदर हस्क भी होता है। ये मिट्टी के क्या बनते हैं, गोबर, गारा, मट्टी, कीचड़ मिला के बनाते हैं, बड़े स्ट्रॉन्ग भी होते हैं, सन ड्राइड होते हैं सारे। ये रोहतास फोर्ट है प्रोबेबली, देखना। नहीं, चोलिस्तान का है ये चोलिस्तान, जो सहरा एक बहुत बड़ा हमारा पंजाब के सिंध के बॉर्डर के करीब, ये उसका इधर पीछे क्लास, ये वो है। और ये वहाँ के ट्रेडिशनल एक लेडी है जिन्होंने, उनके कपड़े डिपिक्ट हो रहे हैं। ये कौन सी जगह का है, बहावलपुर। बहावलपुर भी काफी डेजर्ट एरिया, ईस्टर्न साइड लगती है। भावलपुर का वेस्टर्न साइड सतलुज, रिवर सतलुज लगता है। और ये सारी वहाँ की चीजें। भावलपुर, इधर क्लास, भावलपुर वॉज एन इंडिपेंडेंट स्टेट जब पाकिस्तान आजाद हुआ है। ये सिंध आ गया है। सिंध के अंदर भी अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे भी फार्मिंग टूल्स आपको मिलेंगे। सिंध के अंदर भी काफी डिफरेंस है। अगर आप वेस्टर्न सिंध में आए तो वो पानी से है, ईस्टर्न सिंध पूरा का पूरा ड्राई है, जिसको आप वो कहते हैं थर पारकर, वो पूरा का पूरा ड्राई है। वहाँ पे बहुत मुश्किल है जिंदगी। आगे चलें, आगे चलें।
ये सिंध के कपड़े और सिंध की मुख्तलिफ चीजें। सिंध की एक सबसे मशहूर चीज रली, जो चादर होती है रली, ये वो रली है। ये ज्वेलरी आ गई, सिंधी ज्वेलरी। और ये कलाश का जो कल्चर है ना, कैलाश बिकॉय क्लास कलाश नॉर्दर्न एरियाज में। हाँ, कैलाश जो है वो, जी बेटा सबसे ज्यादा तो तू ही पढ़ रहा है ना। ओके, गर्मी में इसका सॉफ्टवेयर उड़ गया है, और नहीं अपडेट तो मैं करूंगा बाद में, अभी उड़ गया। ओके, तो ये वो रीजन है कैलाश का। कैलाश पीपल के बारे में कहते हैं कि कैलाश पीपल आर द डिसेंडेंट्स ऑफ ग्रीक्स। ये अलेक्जेंडर की फौज के कुछ लोग तो वहां रह गए, और अभी भी डीएनए से भी प्रूफ हुआ है कि वो लोग, उनकी जो फिजिकल फीचर्स हैं, ब्लू आइट, कलर्ड आइट, ब्लॉन्ड हेयर, वाइट स्किन, वो एग्जैक्टली वही है जो ग्रीक है। तो कैलाश का कल्चर भी फर्क है, और वो काफिर कहलाते हैं कैलाश के लोग, आपने अगर सुना हो तो वो उनका एक अलग ही कल्चर है, दे आर नॉट मुस्लिम्स, लेकिन इट इज अ वेरी यूनिक कल्चर। और इस पूरे दुनिया के अंदर यही एक छोटी सी कैलाश वैली है जहाँ के अंदर वो एग्जिस्ट करते हैं। उसमें इन्होंने लड़कियों के ड्रेस के नहीं बनाए हुए, सबसे ज्यादा जो उनका मशहूर है वो लड़कियों का ही ड्रेस है, जो बहुत ही हैवीली एम्ब्रॉयडर्ड होता है, बहुत हैवीली एम्ब्रॉयडर्ड होता है। ओके, नेक्स्ट। ये कैलाश डिस्ट्रिक्ट का इन्होंने बहुत कोशिश की है बनाने की, बड़ा सा एक डिस्प्ले, जो कि अच्छा डिस्क्रिप्शन नहीं है। ये कैलाश के वॉरियर, बलूचिस्तान तो हो गया। नेक्स्ट। ओके, ये यहां से इंडिया के अंदर जो मुस्लिम टाइम पीरियड स्टार्ट होता है, ये वो जगह है 712, जब मोहम्मद बिन कासिम यहाँ पे अटैक करता है सिंध के ऊपर, दीबल के मुकाम पे, जिसको आज भंबोर की साइट है, कराची से 60 किलोमीटर दूर, जो नेशनल हाईवे उसके साथ एडजेसेंट है। और देबल का एक साइड तो जमीन पे थी, और उसकी एक साइड जो थी वो पानी में उतरती थी समंदर की तरफ। लिसन, भंबोर पे जो मोहम्मद बिन कासिम का अटैक था वो 2 प्रोंग था, एक उसकी फ्लीट आई थी समंदर से और एक आई थी जमीन से, उन्होंने दोनों ने एक साइड मिलकर अटैक किया। इसको अगर आप कवर करें तो ये वो चीजें जो कि वहां पे बनती थी। और राजा ताहिर जो कि यहाँ का लोकल रूलर था, उसने डिफेंड करने की कोशिश की अरब इन्वेजन के अगेंस्ट, लेकिन वो काफ़ी फाइट किया, लेकिन अरब जो एंटी सीज वेपन थे, जिसको आप मंजनीक कैटेपल्ट्स कहते हैं, वो बहुत एडवांस थे, तो इस वजह से वो नहीं कर पाया उसको रेजिस्ट, और फिर वो उसकी फैमिली आगे तक गई। मोहम्मद बिन कासिम ने उनको ट्रैक किया ऊपर तक, सेवन गए, आगे तक गए, कहते हैं मुल्तान उच्च तक ये लड़ाइयाँ चलती रही हैं ऊपर तक। ओके, यही भंबोर की मुख्तलिफ पॉटरीज हैं। इसमें भंबोर के टाइम पे, क्योंकि ये ऑलमोस्ट 1300 ईयर ओल्ड है, तो यहाँ पे ग्लेस पॉटरी भी आ गई थी। ग्लेस पॉटरी का मतलब ये होता था कि उसके ऊपर बाकायदा बर्न भी करते थे, चीज़ें लगा के, कवरिंग करके। ग्लेस पॉटरी सिंध की एक बहुत सिग्निफिकेंट पॉटरी है। आगे बढ़े, ये सीज ऑफ देबल है, कि ये एक बहुत मशहूर स्टोरी है जो उन्होंने इसके अंदर दिखाई भी है, कि पीछे वो जो एक रेड फ्लैग है, एक मेन जो मंदिर था उसके ऊपर एक रेड फ्लैग था, और ये लोग काफी दिन तक सीज लगा के बैठे हुए थे। और ये रेप्लिकास बने हुए मुख्तलिफ मंजनीक के, आप देख सकते हैं मंजनीक बने हुए कैटेपल्ट जो है, ये कैटेपल्ट हिट कर रही थी क्लास, ये कैटेपल्ट हिट कर रही थी, लेकिन ये भंबोर की जो आउटर वॉल्स हैं वो स्टोन की हैं, स्टोन मेसनरी की हैं, बहुत ह्यूज, तो वो इजीली गिर नहीं रहा था। फिर किसी ने आइडिया दिया कि सर हम इस मंदिर के झंडे को हिट करते तो इट विल बी ए सिंबॉलिक विक्ट्री, अगर हम तो इन्होंने सारी अपनी कैटेपल्ट्स का जो टारगेट था वो उसको किया, और वो जो इनका पेलोड इनका जा रहा था पत्थर, वो सारा इन्होंने डाइवर्ट किया। तो कहते ही हैं कि जब वो ये रेड फ्लैग गिरा है, तो फिर वो एक उनको साइकोलॉजिकल क्या डिसहार्टनिंग कह लीजिए, तो वो फिर साइकोलॉजिकल विक्ट्री इनकी हो गई, वो लोग हार गए, और फिर वो मतलब केओस हो गया इनसाइड भंबोर, और उसके बाद वो टेक ओवर हुआ भंबोर का काफी डिफिकल्टी के बाद। ओके, नेक्स्ट। ये डिफरेंट पॉटरी के स्टाइल्स हैं भंबोर की,
ये मंसूरा एक एरिया है, उसी से लिंक्ड। और इनको जरा डिस्प्लेस को जरा बनाते हुए चलते रहना, इनकी एक एक चीज बना लेना। ओके, ये भी उसी की कंटिन्यूएशन है सारी। ये जिसको हम सिलबट्टा कहते हैं आज की जबान में, जिसमें मसाले पीछे जाते हैं, वो उस जमाने का ये रहा। और पीछे एक ये मोल्ड लगा हुआ है, एक वो स्पीयर हेड है, स्पीयर हेड है, एक मोल्ड है। मोल्ड जो लगा हुआ है वो जिसमें जो बी हाइव पे लग रहा है वो है, क्या नाम है, जिसके अंदर ये लोग सिक्के बनाते थे। ये इस्लामिक पॉटरी जब यहाँ पे एस्टैब्लिश हो गई प्रॉपर तरीके से काफी बाद में आके, तो ये उसकी बहुत ही रिफाइंड वर्जन है। इस्लामिक पॉटरी जिसके अंदर इस्लामिक वॉरियर्स, इस्लामिक ड्रेसेस, इस्लामिक मोटिव्स, और कुछ जगहों पे तो कैलीग्राफी भी आती थी। कैलीग्राफी जैसे यहाँ पे कुछ कोशिश की, लेकिन उस वैसे नहीं बनी, लेकिन कोशिश की इन्होंने। ये जो ऑक्टागोनल इस्लामिक स्टार्स में ऑक्टागोनल जो है इस्लामिक स्टार है, और हेक्सागोनल जो है वो स्टार ऑफ डेविड है यहूदियों का। तो ये ऑक्टागोनल स्टार जो है ये इस्लामिक ट्रेडिशन का डिपिक्शन है, और ये भी इसके ऊपर कैलीग्राफी भी नजर आ रही है। इस पे भी आई थिंक कैलीग्राफी नजर आ रही है। यस, ये रहा, ये पॉट है जिसके कुछ पीसेस मिले, जिन पीसेस मिले उसमें कैलीग्राफी क्लियर नजर आ रही है। इस पे भी कैलीग्राफी है, इस वाले में। ओके, अच्छा, आप लोगों ने सुना होगा कि अरब्स जो थे साइंटिस्ट, वो एस्ट्रोनॉमी में काफी काम कर रहे थे, और एस्ट्रोनॉमिकली ये टूल्स हैं उनके कुछ, जिससे वो लोग डिस्टेंस और सितारों की मूवमेंट, प्लैनेट्स की मूवमेंट को मेजर करते थे। ये उनके एस्ट्रोनॉमिकल टूल्स हैं। और नेविगेशन के अंदर बहुत पायनियरिंग काम किया है अरब्स ने। ये मुख्तलिफ पेंटिंग्स हैं, मिनिएचर पेंटिंग्स हैं। ये जो ऊपर की मिनिएचर पेंटिंग्स हैं ये थोड़ी सी आगे की हैं, मुगल टाइम पीरियड की। और एक्चुअली मिनिएचर पेंटिंग्स का ताल्लुक ही मुगल चुगताई आर्ट भी कहलाते हैं। चुगताई इज एन ईरानियन ट्रेडिशन बैकग्राउंड आर्ट, जो कि यहाँ पे इंट्रोड्यूस हुआ था मुगलों के टाइम पे। और मिनिएचर में ये एक्चुअली जो आपका ब्रुश होता है ना, ब्रुश के एक बाल से ये लोग बनाते थे, बहुत ही बारीक। ये मास्टरपीस होते हैं जिनको अगर आप इसको जब मैग्नीफाई करके देखें तो यू विल नो कि ये कितना डिफिकल्ट है मिनिएचर पेंटिंग। ये भी चुगताई आर्ट की पेंटिंग ही मुझे लग रही है, मिनिएचर की सेटलेशन। ओके, आइवरी पेंटिंग। आइवरी आप समझते हैं हाथीदांत, हाथीदांत के ऊपर जो पेंटिंग होती थी वो ये है। आइवरी के ऊपर पेंटिंग्स हुई हुई हैं। ये सारे जो लोग हैं ये इस्लामिक क्या नाम है, किंग्स एंड क्वींस और मुगल टाइम पीरियड के लोगों में से। और ये बिल्डिंग सारी वही, वो कुतुब मीनार है, वो बादशाही मॉस्क है, ये मोती मस्जिद है, ये ताजमहल है, ये आई थिंक जहांगीर का मकबरा है। तो मुख्तलिफ जगह है। और ये नूरजहां, अकबर, जहांगीर, बाबर, मुख्तलिफ लोगों की। ये क्या है, ज़हीरुद्दीन बाबर है, हुमायूं है नंबर 2 पे, नंबर 3 पे अकबर है, 4 पे जोधाबाई है, वो जोधाबाई ऊपर, नूरुद्दीन जहांगीर, नूरजहां ये है, शाहजहां, और उसके बाद मुमताज महल, जिनके लिए ताजमहल बनाया गया था। ग्लासवेयर, ग्लास इंडस्ट्री भी मुसलमानों ने इंट्रोड्यूस कराई थी, क्योंकि अरब्स के ज़माने में ग्लास का बहुत काम होता था। और अरब यहाँ पे ग्लास इंडस्ट्रीज को इन्होंने, मंबोर के अंदर भी ग्लासवेयर मिला है हमें, और उसके अलावा यहाँ पे भी मुख्तलिफ जगहों पे ग्लासवेयर मिला है। ब्रीफ अमूमन स्टार्ट में दिया जाता है, लेकिन हमारे यहाँ पर नेशनल म्यूजियम में हम ऐसा करते हैं कि पहले आप लोगों को एक मौका देते हैं कि आप चीज़ों को ऑब्जर्व करें अपने पॉइंट ऑफ व्यू से। उसके बाद अकाइंडली अगर आप बैठ जाएंगे तो बहुत आसानी से हम 5 मिनट बात कर लेंगे और आप लोग भी थोड़ा सा रिलैक्स हो जाएंगे। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया। मुझे अफसोस है कि ये पूरा म्यूजियम जो है ये आपको फुल AC नहीं मिला, लेकिन इस वक्त आपको ये अपॉर्चुनिटी है कि आप अच्छे माहौल में बात हम कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पर मैं थोड़ा सा म्यूजियम के बारे में ब्रीफ करने के साथ साथ आपके कुछ क्वेश्चंस भी लेना चाहूँगा, लेकिन बहुत शॉर्टली 5 मिनट में म्यूजियम को मैं दोबारा ब्रीफ करूँगा जो कुछ आपने देखा है। इस म्यूजियम को जो डिस्प्ले में जो चीज़ें रखी गई हैं वो क्रोनोलॉजिकली यानी तारीख तरतीबवार रखी गई।
यानी हमने यहाँ पर एक इंसान की तारीख को बयान किया है जो कि इस खित्ते ज़मीन में जो आज पाकिस्तान है यहाँ पर वो रहता था। अब ये इंसान कब से रहता था, इसका आगाज़ हमने अपने प्री हिस्टोरिक गैलरी से आपने देखा कि आपको स्टोन एज जो कि तकरीबन 10,000 साल पुराना स्टोन एज जो कि पाकिस्तान में मुख्तलिफ जगहों से डिस्कवर हुआ है, जिसमें जहलम इस्लामाबाद के नज़दीक सोन वैली बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा सिंध में सक्कर, रोड़ी और इसके करीब के और भी इलाके मौजूद हैं। ये पीरियड जो है ये प्री हिस्टोरिक पीरियड कहलाता है। दो पीरियड तारीख में बहुत इंपॉर्टेंट है, एक प्री हिस्टोरिक पीरियड और एक प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड। फ़र्क इसमें यह है कि प्री हिस्टोरिक पीरियड वो पीरियड था कि जिसमें किसी किस्म की कोई तहरीर, कोई स्क्रिप्ट अभी तक नहीं मिला था, तो हमने इस पीरियड को प्री हिस्टोरिक पीरियड में डिक्लेयर किया। प्री हिस्टोरिक पीरियड में अगर आप स्टोन एज पीरियड से आगे निकलते हैं तो आपको मेहरगढ़ के नाम से एक बहुत ज़बरदस्त किस्म की ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन तो नहीं कहेंगे लेकिन एक सेटलमेंट के आसार आपको मिलते हैं जो कि बलूचिस्तान सूबे में दरियाफ्त हुए, जो कि तकरीबन मोहनजोदड़ो से भी पुराने हैं, तकरीबन 7,000 और 8,000 साल पुराने आप उनको यकीनन कह सकते हैं। और वो इंसानी आबादी के एक ऐसे वाज़े निशानात हैं और इंसानी हाथों के बनाए हुए वो बर्तन और वो तमाम चीज़ें मौजूद हैं जो कि अपने तौर पर एक बहुत ही ख़ास ज़माने को आपके सामने डिस्प्ले में लेकर आते हैं। इसमें जो सबसे ख़ास चीज़ थी वो थी फीमेल और मेल फिगरीन्स, जो भी आप लोगों ने शायद सही तरीके से जज नहीं की, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। आगे आपको और भी इस गैलरी में चीज़ें मिली, आमरी, सरायखोला और कोट डीजी के नाम से और भी साइट्स हैं जो कि प्री हिस्टोरिक साइट्स में आती हैं। अच्छा, प्री हिस्टोरिक पीरियड जो है ये इंडस वैली सिविलाइजेशन का एक तरह से आगाज़ है। इसके बाद नेक्स्ट गैलरी में आप गए, उसका नाम था प्रोटो हिस्टोरिक गैलरी। प्रोटो हिस्टोरिक गैलरी में 80% डिस्कवरीज जो है वो है फ्रॉम मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो जो था वो इंडस वैली सिविलाइजेशन का एक तरह से कैपिटल सिटी था, ठीक है जी। और ये पूरे दरियाए सिंध के साथ साथ नीचे से ऊपर तक या ऊपर से नीचे तक ये मुख्तलिफ जगहों पर ये दरियाफ्त हो चुकी हैं, जिसमें हड़प्पा नाम का भी शहर आपने देखा हो। लेकिन इंडस वैली सिविलाइजेशन और हड़प्पाई सिविलाइजेशन का इख्तिताम हो जाता है नेक्स्ट गैलरी में, जिसको हम लेट हड़प्पन पीरियड कहते हैं। यहाँ पर एक सब्जेक्ट ख़त्म होने के बाद ये म्यूज़ियम आपको एक नए सब्जेक्ट में लेकर जाता है जो कि गंधारा आर्ट कहलाता है। गंधारा आर्ट के बारे में जो लोग पहले से जानते हैं वो इन स्कल्पचर्स को बहुत दिलचस्पी से देखते हैं, क्योंकि उनको मज़ीद दिलचस्पी की चीज़ें नज़र आती हैं। और जिन्होंने अभी तक इस सब्जेक्ट को स्टार्ट नहीं किया वो इसके बारे में अगर थोड़ा सा पढ़ें, बुद्धिज़्म के बारे में पढ़ें, और ये ख़ास तौर पर इस हवाले से पढ़ें कि हमारे इस रीजन में बुद्धिज़्म किस तरीके से फ्लोरिश हुआ, फ़रोग़ पाया, और एक पूरा रीजन जो था वो गंधारा के नाम से क्यों जाना जाता है। और ये बुद्धिज़्म के अंदर यार जो 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 स्कल्पचरिंग है इसकी क्या फीचर होते हैं, ये आपको इस गैलरी में कुछ मौजूद भी हैं और कुछ आप खुद भी देख सकते हैं। तो हमारे पास टेक्सला से लेकर सवात और ये पूरा एक रीजन था जो 1st सेंचुरी से लेकर 5th सेंचुरी तक बुद्धिज़्म के लिए बहुत ही सूटेबल एटमॉस्फेयर मौजूद रहा। बाद में मुसलमानों की आमद के बाद बुद्धिज़्म यहाँ से आगे फॉरवर्ड होकर चाइना की तरफ और दूसरे इलाकों की तरफ मूव कर गया। इसके बाद आपको गैलरी मिली कुरान गैलरी। कुरान गैलरी इस तरह से बहुत यूनिक है कि पाकिस्तान के अंदर अगर कुरान गैलरी या कुरान की मैन्युस्क्रिप्ट के बारे में बात की जाए तो नेशनल म्यूजियम ऑफ पाकिस्तान वन ऑफ द बेस्ट गैलरी है, जहां पर आपको 4th सेंचुरी यानी तकरीबन इस्लामी हिजरी के हवाले से बात कर रहा हूँ, 1000 साल पुराना भी हाथ का लिखा हुआ कुरान मजीद का नुस्खा आप देखेंगे कूफी के अंदर आराब के साथ मौजूद है। और इसके अलावा दूसरे जितने भी कुरान मजीद मौजूद हैं वो तमाम हाथ से लिखे गए हैं। कुरान की जो इलस्ट्रेशन की गई है, जो उसकी सजावट की गई है, उसमें जो गोल्डन कलर है वो प्योर गोल्ड होता है। उसमें जो दूसरे कलर्स होते हैं वो भी ऐसी चीज़ों से हासिल किए जाते हैं जो कि लॉन्ग लास्टिंग होते हैं, जैसे कि सेमी प्रेशियस स्टोन्स हो गए या इस टाइप की चीज़ें। इसलिए आपने देखा होगा कि कुरान मजीद के अंदर और यहाँ पर भी कुछ किताबें मौजूद हैं कि गोल्डन कलर अपनी पूरी गोल्ड के साथ मौजूद है। और ये तो ख़वातीन ज़्यादा बेहतर जानती हैं कि कोई भी मसनूई गोल्डन कलर ज़्यादा देर तक नहीं रहता सिवाय गोल्ड। अच्छा, हम आगे चलते हैं तो हमें कॉइन्स गैलरी मिलती है। कॉइन्स गैलरी के अंदर हमने यहाँ पर ग्रीक से लेकर और जो ब्रिटिश पीरियड जो था इंडो पाक का, वो कॉइन्स के ज़रिए हमने सीक्वेंस किया है। यानी ग्रीक्स आते जो इंडो, हम बात कर रहे हैं सिर्फ साउथ एशिया की, सही। इस एरिया के अंदर ग्रीक्स यानी सिकंदर आज़म अलेक्जेंडर द ग्रेट के बाद और ब्रिटिश तक कौन कौन आए और मुसलमानों की आमद कब हुई
मुगलिया सल्तनत का आगाज बाबर से कब हुआ, बहादुर शाह जफर पे कब एंड हुआ, और आखिरी में फिर इस्लामी आज़ाद रियासत है जिसमें टीपू सुल्तान का नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, और आगे ब्रिटिश क्वाइंस मौजूद हैं। और नेक्स्ट गैलरी आपकी है फ्रीडम मूवमेंट गैलरी, यानी अब हम पाकिस्तान की तरफ दाखिल होते हैं। इसमें तहरीक आज़ादी के सिलसिले में कोई बहुत ज़्यादा तो चीज़ें मौजूद नहीं हैं, लेकिन फिर भी आपको कुछ डॉक्यूमेंट के ज़रिए से कुछ हाईलाइट्स किया गया है। आपने देखा होगा वेलकम एड्रेसेस लगे हुए हैं, यानी कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना पाकिस्तान बनने से पहले तहरीक पाकिस्तान के सिलसिले में जिन इलाकों में गए, उन इलाकों के लोगों ने जो उनको वेलकम किया, उसको बाकायदा रिटन मटेरियल मौजूद है जिसको वेलकम एड्रेसेस कहा जाता है, जो कि खुद एक तारीखी दस्तावेज के तौर पर मौजूद है। इस गैलरी के अंदर कायद-ए-आज़म का पासपोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्ट था, अगर किसी ने मिस किया है तो उसने मिस कर दिया। नेक्स्ट गैलरी हमारे पास एथनोलॉजिकल गैलरी है, यानी कि कल्चर गैलरी है। फिर ये गैलरी आप आ गए इस्लामिक आर्ट गैलरी, और इसके बाद एक आती है गैलरी, उसको हम कहते हैं मैनस्क्रिप्ट गैलरी। मैनस्क्रिप्ट तो कुरान मजीद भी थे, लेकिन उसमें सिर्फ कुरान मजीद को सब्जेक्ट किया गया था। इस मैनस्क्रिप्ट गैलरी में और भी बहुत सारी मैनस्क्रिप्ट मौजूद है। जी बहुत शुक्रिया। कोई सवाल किसी का बता दें? जी, एक स्टूडेंट थे, मुझसे बात कर रहे थे, मुझसे उनको थोड़ा सा शक था कि यहाँ पर रखी गई चीज़ें जो हैं वो नहीं है होती जो कि यहाँ बताई जाती। तो जब आप नेशनल म्यूजियम, अच्छा ये आपके सामने जो कुछ भी लगा हुआ है ये सब ओरिजिनल, ठीक है ना? तो यहाँ पर तमाम चीज़ें ओरिजिनल ही रखी जाती हैं, सिवाय एक या दो चीज़ों की जो इसके बारे में सर ने भी बताया कि वो भी म्यूजियम में ही मौजूद है, लेकिन वो ख़ास मौक़ों पर उसकी एग्जीबिशन उसको किया जाता है। ठीक है जी, कोई क्वेश्चन किसी हवाले से? वैसे ये म्यूजियम सैटरडे संडे को भी ओपन होता है, अगर कोई, जी वेडनेसडे को बंद होता है, अगर कोई अपनी फैमिली के साथ इसको रिविजिट करना चाहे। जी जी हाँ बिल्कुल। तो जी 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 जी, कैसा? एक मिनट, ऐसा इसलिए, ऐसा क्यों है? इसलिए कि वो बेचारे जो पूरी वीक डेज ड्यूटी कर रहे हैं ना, वो भी ह्यूमन है, उनको भी अपने पर्सनल काम के लिए एक दिन चाहिए होता है। और वेडनेसडे जो होता है वो चूंकि मिड डे होता है वीकेंड का, इसलिए वो बहुत कम रश वाला दिन होता है, इसलिए इसको चूज किया गया। कोई और क्वेश्चन तो नहीं है? एक मिनट में बता दूं, नेशनल म्यूजियम में जो चीज भी आ जाती है वो कौमी विरसा डिक्लेयर हो जाती है, उसके बाद फिर कुछ भी नहीं हो सकता।